स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और इतिहास विषय में स्पेशल हमने आपको मौर्योत्तर काल को पढ़ाया था। मौर्योत्तर काल तक की मैंने पूरी कहानी को पूरी विधिवत के साथ आपको बताया। आज का जो मेरा टॉपिक आपके बीच चलने वाला है वो टॉपिक है भारत पर आए हुए विदेशी आक्रमणकारी जो मौर्य काल के संबंध में आ रहे हैं। यानी मौर्योत्तर काल से में आए हुए विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में हम लोगों की बातचीत चलने वाली है। अगर देखा जाए तो जो भारत देश है उस भारत देश पे विदेशी आक्रमणकारी जो थे वो ये दूसरी बार आ रहे हैं। एक बार हमने आपको पढ़ाया था, जब नंद वंश पढ़ाया था तो उस समय ईरानी और यूनानी आए थे विदेशी आक्रमणकारी, और मौर्योत्तर काल के समय देखा जाए तो फिर भारत को विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा, और वो विदेशी आक्रमणकारी थे हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण। तो हम इस बात को एक स्ट्रक्चर के माध्यम से सारा आपको समझाने की कोशिश पहले करूंगा। पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हम क्या क्या बताते हुए आए और आज क्या बताएंगे, और फिर उस टॉपिक को मैं पूरी कवर करूंगा। उसके बाद मैं इस पे सारी बातों को पेस्ट कर दूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा या आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जैसा आपको लगेगा। इससे पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे क्लास को प्रारंभ होने से कि अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं या अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो निसंदेह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के साथ और सहयोग से मैं अपनी निरंतरता को जारी रख सकता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग देंगे और हम आप लोगों के लिए आपके प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को उपलब्ध करवाऊंगा। आज की जो मेरी क्लास है अगर उस पर हम बातचीत कर रहे हैं तो हम लोग स्पेशल पढ़ रहे थे मगध के बारे में। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद ये मगध था, और इस मगध पे मैंने आपको हर्यक वंश से संबंधित सारी बातों को बताया था। हर्यक वंश से, हर्यकों के बाद देखा जाए तो मैंने आपको शिशुनांग वंश के बारे में पूरी बात बताया था, शिशुनांग वंश के। और शिशुनांग के बाद देखा जाए तो मैंने आपको नंद वंश के बारे में पूरी बात बताया था। नंदों के बाद अगर देखा जाए तो मगध पर आया था वो मौर्य साम्राज्य आया, मगध पे शासन किया था मौर्य साम्राज्य ने। और मौर्यों के बाद देखा जाए तो मौर्यों के पतन के बाद मैंने सारी कहानी अगर जानना था आपको वीडियो इसके पहले वाला देखिए, वहां सारी चीजें डिटेल से मिलेंगी। यहाँ मैं बता रहा हूँ बस क्या क्या बताया और अब क्या मैं बताने वाला हूँ। मौर्यों के बाद अगर देखा जाए तो आया मौर्योत्तर काल, जिस मौर्योत्तर काल में हमने आपको 3 वंश स्पेशल पढ़ाया था। वो कौन कौन था? एक था शिशुनांग वंश को मैंने पढ़ाया जो मौर्य वंश का पतन करके यही गद्दी पर बैठा, और शिशुनांग वंश का पतन करके कण्व वंश ने गद्दी पर बैठा, कण्व वंश का पतन करके सातवाहन वंश ने गद्दी पर बैठा, सातवाहन वंश ने। ऐसा कुछ मैंने आपको बताया था इसके पहले। आज की जो मेरी टॉपिक है वो है कि मौर्योत्तर काल के दौरान भारत पर विदेशी आक्रांता दूसरी बार चली आई, यानी भारत दूसरी बार विदेशी आक्रांताओं का सामना करना पड़ा भारत को। तो पहली बार भारत को जो विदेशी आक्रांता का सामना करना पड़ा वो था मगध पे, जब नंद वंश का शासन था तो भारत पे पहली बार विदेशी आए थे, और वो विदेशी थे एक था ईरानी और दूसरा था यूनानी। ईरानियों ने क्या किया? यूनानियों को हराया था, इनको खत्म किया था। यूनानी और नंद इन दोनों को हराने का काम चंद्रगुप्त मौर्य करता है। इनके जितने सारे सिकंदर के आए हुए यूनानी लोग थे उनको हराने का काम, और नंद वंश को पूरी तरह से धराशायी करने का काम चंद्रगुप्त मौर्य करके मौर्य वंश बनाता है। और इसी का अंतिम सेनापति मैंने बताया था, सारी कहानी पढ़ाते पढ़ाते अंतिम जो इसका शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके सीधे पुष्यमित्र शुंग ने मौर्योत्तर काल में यहाँ पे शिशुनांग में लिख दिया हूं, यहाँ शुंग वंश लिखिएगा, यहाँ शुंग वंश लिखिएगा, शुंग वंश की स्थापना किया, शुंग वंश लिख लीजिएगा। तो दूसरी बार जो विदेशी आक्रांताओं को भारत का सामना करना पड़ा वो विदेशी आक्रांता एक बार नंदों के समय आए और दूसरी बार आए हैं मौर्योत्तर काल के समय। और इस समय विदेशी आक्रांता कौन कौन हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग हिंद यवन, एक पढ़ेंगे शक, एक पढ़ेंगे हम लोग हिंद यवन, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग शक, तीसरा पढ़ेंगे पहलव और चौथा पढ़ेंगे कुषाण।
आज की जो हमारी टॉपिक है वो यही है, आज की टॉपिक यही चलने वाली है। तो क्लास के साथ लगे रहिए और पूरी गुणवत्तापूर्ण हम आपको क्लास का संचालन करते हैं। सबसे पहले हम हिंद यौन और शक के बारे में बताएंगे। आज हम लोग इन दोनों पे बातचीत करेंगे आज की क्लास में, और इसके बाद की पार्ट 2 जो आएगी उसमें हम ये बात करेंगे। यानी कि पार्ट 1 में हम लोग क्या करेंगे ये पढ़ेंगे, और पार्ट 2 में मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमण की ये फेजेस पढ़ेंगे। तो क्लास के साथ आप लगे रहिए। मैं क्लास का करता हूँ प्रारंभ। क्लास का प्रारंभ पहले मैं सारी बातों को समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इस पे लिख दूंगा कैसे आपके प्रतियोगी परीक्षा में पूछने वाला है, तो आप वहां से पूरी तरह से अपने कंटेंट को उपलब्ध कर लीजिएगा। तो इतनी बातों को आप समझ लीजिए। शुरू करता हूँ क्लास का प्रारंभ। अगर हिंद यूनानियों की हम बात करें तो जो हिंद यूनानी थे भारत पर आने वाले मौर्योत्तर काल के समय के पहले विदेशी आक्रांता थे। मैं सारी बातों को पहले समझा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको क्या मैं करता, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, लिख दूंगा सारी जैसे कंटेंट आएंगे यहाँ से आप कवर कर लीजिएगा। तो यहाँ जरा समझने की आप कोशिश करिएगा, हमारी बातों को पूरी विधिवत से समझने की कोशिश करिएगा। मैं वो सारी बात बताता हूँ जो आज के बाद आपकी इस टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। ये मेरा दावा है कि आज के बाद इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। मान के चलिए हम थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलते हैं। पीछे की कहानी में ये बताते हैं, मैंने आपको ईरानी और यूनानी ये दो आक्रमणकारी के बारे में पहले बताया था। दो आक्रमणकारी के बारे में पहले बताया था। और यहाँ का मैं फेजेज ले लेता हूँ। ये सपोज करिए ये पाकिस्तान का एरिया उस समय भारत में ही था, और यहाँ सपोज करिए सिंधु नदी निकल रही है। इस सिंधु की सहायक नदी एक ब्यास नदी यहाँ पे आएगी जो सतलज में मिलती है। सतलज में यहाँ तक की मैं कहानी को बताता आपको। यहाँ से बात ये था कि ईरानी भारत में सबसे पहले चलते आए हकमानी साम्राज्य से मैंने सारी कहानी आपको बताया। फिर ईरानियों के बाद यूनानियों ने आया, और यूनानी ये दोनों जो थे यहाँ युद्ध किए, और ये युद्ध हुआ था अरवेला का युद्ध। मैंने आपको ये भी बताया था अरवेला का युद्ध हुआ था। और ये अरवेला का युद्ध कब हुआ था? 331 बीसी में हुआ था। 331 बीसी में इसमें रिजल्ट निकला था, ये हार गए थे और ये जीत गए थे। और यूनानी आकर के इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र में क्या हुए थे, सारा बस गए थे लोग। और ये बसते बसते धीरे धीरे कहाँ आ गए थे, इस ब्यास नदी के तट तक यूनानियों का अपना एकाधिकार हो गया था। ऐसा मैंने कुछ आपको बताया था। और उस समय इस मगध की गद्दी पे शासन करने वाला जो बादशाह था वो था घनानंद। मगध पे अगर देखा जाए मगध पर, तो मगध पर जो शासक था वो था घनानंद था। घनानंद राज कर रहा था। कहानी को जरा समझने की कोशिश करिएगा। भारत में आया हुआ सिकंदर जो था, सिकंदर यहाँ आया, ब्यास नदी के तट के को पार उसकी सेना नहीं की। ऐसा मैंने बताया था। सिकंदर बहुतों कोशिश किया कि ब्यास नदी को पार करके सीधे यहाँ धावा बोलने के लिए, लेकिन उसकी सेना टस मस नहीं खाई। इसलिए नहीं खाई क्योंकि उसकी सेना, एक तो दो कारण थे। पहला कारण यह था कि यहाँ से चली थी, तमाम सारे युद्धों को करते करते आते आते यहाँ तक थक चुकी थी। और दूसरा कारण यह था कि इसकी सेना को यह पता था कि यहाँ के छोटे छोटे राजाओं से युद्ध करने पे इतनी ज्यादा वो हिला के रख दिए हमको, तो जो मेन सत्ता का बैठा हुआ पदाधिकारी यहाँ मगध पे घनानंद है, अगर उससे हम वार करते हैं तो वो क्या करेगा, इस बात से उसकी सेना डर चुकी थी। यही कारण है कि सिकंदर तमाम सारे प्रयास करने के बावजूद भी अपनी सेनाओं के अंदर कोई भी गुणवत्ता नहीं भर पाया, और उसकी सेना ब्यास नदी के तट को पार करने से इनकार कर दिया। और इनकार कर दिया तो सिकंदर बहुत लाचार हो गया, क्योंकि वो सिकंदर जो विश्व विजेता के रूप में अपनी तानाशाही शक्ति को लेकर के पूरे विश्व को धावा बोलने की ताकत रखता था, उस सिकंदर की सेना जैसे अपमान करती है उसका, तो इस अपमान को नहीं सह पाता है, और यहाँ से लौटने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ये जितनी सारी बातें थी, ये सारी बातें हमने आपको बता चुका था। वो कहानी देख लीजिएगा, इसके पहले की वीडियो ईरानी और यूनानी में। आज की जो मेरी क्लास शुरू हो रही है वो ये हो रही है कि जब ईरानी यहाँ आए थे तो यहाँ आकर के ईरानियों ने यहीं ऐसे बैठे रहा, और ये कुछ बोल नहीं रहे हैं, यहीं अपने सत्ता को लेकर के ये पटाए हुए हैं। मगध की इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मगध पे घनानंद के बाद किसका आया, मौर्य साम्राज्य आया। मौर्य साम्राज्य आया तो मौर्य साम्राज्य तक अभी ईरानी कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्योंकि मौर्य साम्राज्य का एक शासक था जो चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक के रूप में
ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया था, यूनानियों को भी पूरी तरह से अपदस्थ करने की कोशिश किया और घनानंद जैसे शक्ति को पराजित किया। यूनानी को जो पता था, जो यहाँ बसे थे, उनको पता था कि अगर इस साम्राज्य के शासक से हम पंगा लेने की कोशिश करेंगे तो छोड़ने वाला नहीं है, निसंदेह वो मार फेंकेगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद अशोक आया, अशोक के बाद देखा जाए तो कुणाल आया, दशरथ आया, संप्रति आया, ऐसे तमाम सारे राजा आते चले गए। मौर्यों में जो अंतिम राजा आया था वो आया था बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसी का सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया। और इस मौर्य वंश के स्थान पे मगध पर मौर्यों के जगह एक नई वंश लाया, जो अभी इसके पहले मैंने बताया, वो था शुंग वंश। अब यूनानियों को ये लगा कि मगध की गद्दी पे घनानंद भी गया, पूरी मौर्य साम्राज्य भी चली गई, आया शुंग वंश। तो यूनानियों ने क्या किया, दोबारा भारत पे आक्रमण करने की कोशिश किया। अब यूनानियों की जो हिंद यवन थे, ये हिंद यवन जो थे, ये तक्षशिला क्षेत्र में जो बसे थे, ये हिंद यवन क्या कर रहे हैं, सीधे धावा बोलेंगे। अब धावा बोलेंगे पुष्यमित्र शुंग के समय, अब धावा बोलेंगे। लेकिन पुष्यमित्र शुंग जो था वो अपने साम्राज्य की गद्दी बिहार में नहीं बल्कि पाटलिपुत्र में बनाया था, और राजधानी उस समय था विदिशा, जो एमपी में है। धावा बोले, हिंद यूनानियों ने क्या किया, धावा बोला। हिंद यूनानी, सबसे पहला जो हिंद यूनानी था धावा बोलने वाला, उसका नाम बताया जाता है, उसका नाम था डेमेट्रियस। जो भारत पर पहला हिंद यूनानी भारत पर आक्रमण करने वाला आया था वो था डेमेट्रियस था। उसका नाम बताया जाता है डेमेट्रियस, डेमेट्रियस यहाँ लिख लीजिएगा। अभी मैं सब लिख दूंगा, आपको घबराने की बात नहीं, डेमेट्रियस था। और ये डेमेट्रियस जब भारत पे आक्रमण कर रहा है यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में शुंग वंश पर, तो शुंग वंश का राजा उस समय था पुष्यमित्र शुंग उस समय राजा था। डेमेट्रियस के आक्रमण के बाद जो यूनानी थे, वो हिंद यवन थे, वो धीरे धीरे अपनी नीति को बढ़ाते चले गए और भारत पर अपनी विस्तारवादी नीति का पालन करने की पूरी भरपूर तरीके से कोशिश किया, लेकिन काफी हद तक इसमें वो सफल नहीं रह पाए। कहा जाता है कि डेमेट्रियस के बाद अगर देखा जाए तो इस पश्चिमोत्तर प्रदेश से दूसरा यहाँ से हिंद यवन आया और उसका नाम बताया जाता है, वो था मेनांडर। अभी मैं ये समझा रहा हूँ, सारा मैं अभी लिख दूंगा कहानी की तरह, परीक्षा की कैसे पूछेगा, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। दूसरा आया मेनांडर। जब ये मेनांडर यहाँ से धावा बोल रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो इतिहास के अनुसार ये बताया जाता है कि मेनांडर की मुलाकात एक बौद्ध भिक्षु से हो गई, और वो बौद्ध भिक्षु थे, उनका नाम बताया जाता है, जिस बौद्ध भिक्षु से हुआ था उनका नाम बताया जाता है, उनका नाम था नागसेन। नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु से क्या हो रहा, मेनांडर का वाद विवाद चल रहा, वार्तालाप चल रहा, और इस वार्तालाप का सोर्सेज है मिलिंद पन्हो नामक किताब में ऐसी कुछ बातें लिखी गई हैं कि मेनांडर और नागसेन के बीच में वाद विवाद चला, और नागसेन ने मेनांडर को परचुएट कर लिया इमोशनल तरीके से, और परचुएट करने के बाद नागसेन ने मेनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। और निसंदेह जो मेनांडर युद्ध की नीति से आया था, वो मेनांडर भारत की धरती पर बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वाला एक हिंद यवन शासक के रूप में प्रचलित हो गया। यानी कि ये मेनांडर अब युद्ध नहीं करेगा, ये बौद्ध धर्म को अब स्वीकार कर लिया। मेनांडर के बाद जो थे यहाँ के हिंद यवन, इनको ये लगा कि हमारे जो लोग थे युद्ध के नीति से गए, तो भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसी कौन सी ताकत भरी पड़ी है जो उन लोगों को इमोशनल परचुएट कर दे रहा है, और वो युद्ध नीति से सब के सब असफल हो जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सिकंदर से लेकर के सेलुकस निकेटर हो या ये डेमेट्रियस हो, चाहे जितने भी आए, ये सब के सब कहीं न कहीं भारत की धरती पे किसी न किसी तरह से कोई पराजित हुआ, कोई धर्म स्वीकार कर लिया, किसी न किसी तरह से भारत में ही घुल मिल गए। इसीलिए इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो है, इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र पे धीरे धीरे हिंद यवन जो थे, जिस वंश परंपरा से डेमेट्रियस और मेनांडर ताल्लुकात रखते थे, धीरे धीरे ये वंश परंपरा क्या हुआ, खत्म हो गया।
और यहाँ पे पश्चिमोत्तर प्रदेश में क्या हुआ, एक नई वंश परंपरा बनी और वो वंश परंपरा थी यूक्रेटाइटिज वंश की। यूक्रेटाइटिज वंश की नई वंश परंपरा का यहाँ एक आदमी राजा बना और उस राजा का नाम था एंटियाल किट्स था। ये एंटियाल किट्स तक्षशिला का बन गया नया राजा, जो इस दोनों के वंश परंपरा से ताल्लुकात नहीं रखता था। और ये एंटियाल किट्स ने क्या किया, ये अपना एक राजदूत भेजा और उस राजदूत का नाम था हेलियोडोरस। जरा बात को समझिएगा, जब तक ये लोग आ रहे हैं तब तक तो अभी शासन कर रहा है पुष्यमित्र शुंग। धीरे धीरे पुष्यमित्र शुंग जो था, उसके बाद उत्तराधिकारी आते गए। शुंग वंश का 9वां शासक जब आया, उस समय इनकी जो थी वंश परंपरा समाप्त हो गई। और शुंग वंश का 9वां शासक मैंने पढ़ाया था भागभद्र था। यानी किस विदिशा पे शासन अब कर रहा है, इस वंश के समाप्ति के बाद शासन कर रहा है यहाँ पे भागभद्र शुंग वंश का शासक। और ये क्या कर रहा है, यूक्रेटाइटिस वंश का एंटियाल किट्स क्या कर रहा है, अपने राजदूत हेलियोडोरस को यहाँ से भेज रहा है। और हेलियोडोरस कहाँ आ रहा है, भागभद्र के दरबार में आ रहा है। और भागभद्र के दरबार में आकर के भागवत धर्म को स्वीकार कर रहा है, भागवत संप्रदाय को स्वीकार कर रहा है। और भागवत संप्रदाय के हित के लिए इसी विदिशा में हेलियोडोरस ने क्या किया, एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। यानी कि गरुड़ स्तंभ का निर्माण हेलियोडोरस ने करवाया था, जो तक्षशिला के यूक्रेटाइटिज वंश से ताल्लुकात रखने वाले एंटियाल किट्स का राजदूत था। और ये भागभद्र के दरबार में आया, जो भागभद्र शुंग वंश का 9वां शासक था। शुंग वंश खोल के आप अगर पढ़ेंगे तभी शायद इस बात को आप समझ पाएंगे, मैंने पूरी बातें बताया। अब क्या हो रहा है, अब ये हुआ कि ये जब यहाँ से जब आए लोग ताल्लुकात हो गया, तो लगभग जो यूनानी हिंद यवन आक्रांताएं थे वो लगभग समापन की ओर चले गए। इनकी सत्ता लगभग समापन की ओर चले गई। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जो हिंद यवन भारत की धरती को चूमे हो, वो 2 काम किए, अभी मैं उसको लिख दूंगा। सबसे पहले सिक्का पे लेख उत्तीर्ण करवाने का काम हिंद यवनों ने किया। और देखा जाए तो सोने के सिक्के को जारी करने का श्रेय सबसे पहले हिंद यवनों को जाता है। हिंद यवन के बाद अगर देखा जाए तो भारत पे आ रहे हैं शकों का आक्रमण हो रहा है। तो जरा हम लोग शकों के बारे में देख लेते हैं क्या कहानी है। अभी मैं हिंद यवन और शक, ये 2 चीज पढ़ाने की मैंने जिम्मा लिया है, तो दोनों के बारे में मैं यहीं आपको लिख दूंगा। अभी मैं सिर्फ कहानी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम बताने चल रहे हैं आपको हिंद यवनों के बाद सीधे अब शकों के बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अपनी कहानी के माध्यम से जरा समझने की कोशिश करिएगा। अब कौन कहानी हम लोग पढ़ेंगे अब शकों के बारे में, और शकों की कहानी थोड़ा इंटरेस्टेड है। यहाँ मैं क्या करता, यहाँ फिर मैं एक भारत को बनाता हूँ, एक फिर भारत को हम बनाते हैं और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं शकों से संबंधित सारी बातों को हम लोग यहीं समझने की कोशिश करते हैं क्या है इसकी कहानी। जरा बात को समझिएगा। शक जो आ रहे हैं ये मध्य एशिया जो है इस मध्य एशिया के रहने वाले घुमक्कड़ जाति थे और ये चारागाह की खोज में विशेष करके ये निकले थे। कहाँ के थे, मध्य एशिया यानी पूर्वी ईरान के थे और निकले थे किसके लिए, चारागाह की तलाश के लिए। मैं अभी सब बता दूंगा। ये भारत में जैसे एंट्री किए तो इनकी एक शाखा जो थी वो तक्षशिला में रुक गई, एक शाखा इनका तक्षशिला में रुकी और एक शाखा मतलब इनकी 2 शाखाएं बटी, एक शाखा इसके ऊपर रही और दूसरी शाखा इसके नीचे आई। यहाँ के ऊपर रहने वाले 2 जगह पे शाखाएं थी, एक मथुरा में था और एक तक्षशिला में। एक शाखा यहाँ पे आके बस गई और दूसरी शाखा जो था वो दूसरी शाखा में देखा जाए नीचे तो एक शाखा एक थोड़ा और ऊपर हम ले लेते हैं और इसके ऊपर कर लेते हैं। दूसरी शाखा जो थी यहाँ गुजरात में एक शाखा बसी थी और एक महाराष्ट्र में, यानी एक महाराष्ट्र में शाखा बसी थी और एक शाखा जो थी वो कहाँ बसी थी, तो हम कहेंगे एक गुजरात में शाखा बसी थी। यानी कि भारत में आने वाले जो शक थे वो शक जो भारत में मध्य एशिया से चारागाह की तलाश करते करते भारत की धरती पे आ रहे हैं,
तो भारत में आए दिन की दो शाखाएं विभाजित हो जा रही हैं। एक शाखा जो थी वह तक्षशिला और मथुरा पे रहने लगी, दूसरी शाखा महाराष्ट्र और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र काठियावाड़ क्षेत्र से ताल्लुकात रखने लगी। इन दो क्षेत्रों पे शकों की जो थी वो अपनी विस्तार हो गई। लेकिन इन सारे क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ का भी जो शासक थे बड़ी कमजोर थे, बहुत कमजोर थे, कोई बहुत इतिहास नहीं मिलता है। यहाँ भी कमजोर थे, इतिहास नहीं मिलता। और यहाँ का देखा जाए महाराष्ट्र का तो यहाँ का भी कमजोर ही शासक था, कोई इतिहास नहीं मिलता। कहानी शुरू हो जाती है गुजरात से। कहानी जो शुरू होती है वो गुजरात से होती है और यहाँ पे शासन करने वाले सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जो आता है वो आता है रुद्रदामन। वो उसका नाम अगर देखा जाए तो रुद्रदामन था। रुद्रदामन यहाँ रहता। इस रुद्रदामन के बाद अगर देखा जाए तो शकों में जो सबसे शक्तिशाली के रूप में आता, जो एक विस्तारवादी नीति को बहुत ज्यादा पालन किया था, वो था, उसका नाम बताया था रुद्र सिंह तृतीय बताया जाता है। रुद्र सिंह तृतीय बताया जाता है। यहीं से कहानी शुरू होती है। कैसे होगी जरा देखिएगा। जब कुषाण आएंगे तो ये धीरे धीरे शक धीरे धीरे समाप्त होंगे। कुषाणों के बाद देखेंगे तो गुप्ता काल आ जाएगा। गुप्ता में श्री गुप्त आएगा, घटोत्कच आएगा, चंद्रगुप्त प्रथम आएगा, समुद्रगुप्त आएगा। ऐसे करके तमाम सारे राजा चले आएंगे। लेकिन इन तमाम सारे राजाओं में अगर देखा जाए तो एक राजा आता है चंद्रगुप्त द्वितीय करके, जिसे हम लोग शक विजेता के नाम से भी जानते हैं। वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो था गुप्ता काल से ताल्लुकात रखने वाले एक रामगुप्त नामक शासक के बारे में बताया जाता है। और जो रामगुप्त था उस रामगुप्त के बारे में बताया जाता है कि उसकी पत्नी जो थी ध्रुव देवी वो बहुत ही सौंदर्य थी। और ये जो रुद्र सिंह था ये देखिए इंतजार कब तक कर रहा है। शकों के बाद कौन आए? कुषाण आए। कुषाणों के समय अभी ये रह रहा है। कुषाणों के समय अभी यहाँ की शाखा जो है रह रही है, ये तो खत्म हो जा रही है, ये भी खत्म हो जा रही है, ये बची है। कुषाणों के बाद गुप्त आ रहे हैं। गुप्तों के समय में भी है और गुप्तों में विशेष श्रीगुप्त का शासन चला गया। श्रीगुप्त के पास घटोत्कच आता है, ये भी। फिर घटोत्कच के पास चंद्रगुप्त प्रथम आता है, ये भी देखा जाए तो चला गया। इसके बाद समुद्रगुप्त आता है, ये भी देखा जाए तो चला गया। इसके बाद आता है रामगुप्त आता है, ये भी इसी के समय की घटना है। और इसके बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कहानी समझिएगा। अभी मैं सब लिख दे रहा हूं। रुद्र सिंह तृतीय यहाँ बैठा था और ये रुद्र सिंह तृतीय क्या कर रहा है? सीधे गुप्तों के समक्ष धावा बोलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ मथुरा यहाँ कर लीजिए और यहाँ गुप्ता इंपायर रख लीजिए, गुप्ता पीरियड रख लीजिए। ये जो था रुद्र सिंह तृतीय जो था ये सीधे गुप्तों के शासक रामगुप्त के समय धावा बोलता है और रामगुप्त से कहता है कि अगर आप हमारे साथ युद्ध करते हो, युद्ध जो होगी मतलब रुद्र सिंह तृतीय और रामगुप्त के बीच जो संग्राम छिड़ने वाला है वो संग्राम सत्ता को लेकर के नहीं है, विशेष करके वो संग्राम एक औरत की वजह से हो रहा है। और वो औरत थी एक प्रकांड सुंदरी जो रामगुप्त की बीवी थी, जिसका नाम ध्रुव देवी बताया जाता है। और कहा जाता है कि रुद्र सिंह जो था ये सीधे धावा बोला। रामगुप्त ने कहा भैया युद्ध करके जान लेने से अच्छा होगा कि तुमको मेरी बीवी चाहिए, तुम मेरी बीवी को ही लेके चले जाओ, यानी कि ध्रुव देवी को लेके चले जाओ, ऐसा कुछ कहा जाता। ध्रुव देवी ताल्लुकात रख रही थी गुप्त काल के एक विशाल साम्राज्य से। बात था मान सम्मान और मर्यादा। इस बात की जानकारी हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करता है? इस रुद्र सिंह तृतीय से युद्ध करने की नीति अपनाता है, लेकिन युद्ध ऐसे आसानी से तो कर नहीं सकता, ये भी बड़ी शक्तिशाली बादशाह। इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय बिल्कुल ध्रुव देवी का रूप बना लेता है और कहता है रुद्र सिंह तृतीय से पहले ध्रुव देवी के नाम से मैसेज डलवाता है, मतलब संदेश देता है कि अगर आप पूरी सज्जा के साथ पूरी बारात सिस्टम के साथ अगर हमको लेके चले तो मैं बड़े आसानी से आपके साथ चलूंगी और कितनी खुशी की बात होगी। रुद्र सिंह तृतीय इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ कि ध्रुव देवी मेरे पास आने वाली है और ध्रुव देवी को लेने के लिए रुद्र सिंह तृतीय पूरी सज्जा के साथ अपनी तैयारी बना रहा है। तब तक ध्रुव देवी मैसेज डाली कि मैं खुद आ रही हूँ, आप आने में विलंब कर दे रहे हैं, मैं खुद आ रही हूँ आपके पास और आप जो होगा आप अपनी पूरी तैयारी के साथ और अपनी पूरी नीति के साथ समर्पित रहिएगा। मैं खुद अपनी उपस्थिति को आपके पास दर्ज कर रहा हूँ।
ध्रुव देवी की इस मैसेज को पा करके क्या कर रहा है, ये रुद्र सिंह तृतीय क्या कर रहा है, शिथिल हो जा रहा है। और ध्रुव देवी के भेष में कौन जाएगा, वो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय जाएगा सीधे रुद्र सिंह तृतीय के राज दरबार में। और चंद्रगुप्त द्वितीय स्पेशल ध्रुव देवी के रूप में ये बात कह चुका है कि हमें जब आएंगे आपके राज दरबार में तो हमें कोई भी सेना या कोई भी आपके पहरेदार हमें रोकना नहीं चाहिए, यानी कि आपकी कोई भी सिक्योरिटीज हमें बोलनी नहीं चाहिए। रुद्र सिंह तृतीय जो था वो इस बात पे तैयार हो गया, वो अपने साम्राज्य में बोल दिया कि ध्रुव देवी स्वयं मेरे पास आ रही है, कोई उनसे पूछताछ नहीं करेगा, कोई जांच पड़ताल नहीं करेगा। वासना की भूख में आया हुआ रुद्र सिंह तृतीय ये भूल गया कि बिना जांच सिक्योरिटीज की उस महिला को अपने पास सीधे अंतर रूम में अगर लेकर के जाएंगे तो हो सकता वो मेरे साथ कोई अकस्मात घटना भी कर सकती है, क्योंकि है तो वो मेरे दुश्मन की ही बीवी। इस बात को अपनी वासना की भूख में रुद्र सिंह तृतीय भूल जाता है और निसंदेह इसका परिणाम भी बहुत बुरा निकलता है। परिणाम ये था कि रुद्र ध्रुव देवी के रूप में था चंद्रगुप्त द्वितीय खंजर को लेकर के चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी का रूप बना करके जाता है और रुद्र सिंह तृतीय से जैसे गले लगने की कोशिश करता है एकांत में, तो खंजर निकालता और रुद्र सिंह तृतीय को मार देता है। यानी कि देखा जाए तो शकों की जो बची हुई सत्ता थी यहाँ के क्षेत्र में, वो भी सत्ता धीरे धीरे समाप्त हो गई। ये कहानी मैं आपको गुप्त काल पढ़ाऊंगा तो थोड़ी और रोचकता के साथ बताऊंगा। अभी मैंने आपको ये बताया, इसीलिए इसको शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी कहानी मैं आपको गुप्त काल पढ़ाते समय बताऊंगा। अभी मैंने आपको दो चीज बताया, एक बताया आपको हिंद यवनों का आक्रमण बता दिया, हिंद यवनों का आक्रमण बता दिया यहाँ पे, और दूसरा शकों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तीसरा जो है वो कुषाण है, उनकी कहानी मैं अगली बार समझाता हूँ अगली क्लास के साथ। इतनी बातों को मैं यहाँ पे नोटबुक बना करके पेस्ट कर देता हूँ। सारी चीजों को आप क्या करिएगा, कॉपी कर लीजिएगा। ये मैंने कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया, और जो मैं यहाँ नोटबुक दे रहा हूँ उससे आप सवाल कैसे पूछेंगे एग्जामिनर, उसको मैं अभी बता देता। 2 मिनट लगेंगे, उसको आप पूरा पेस्ट कर लीजिएगा। अगर इतनी बातों को अपने भाषा में चाहते हैं पेस्ट करना तो आप कर सकते हैं। आप लोग इसी को पेस्ट कर लीजिएगा। यही मैंने पूरी कहानी आप लोगों को बताया है अभी, और ये कहानी यही था। मैंने फिर एक बार बताया था, भारत पर पहला हिंद यवन कौन आक्रमणकारी था, कहिएगा डेमेट्रियस था। डेमेट्रियस के कौन बाद आ रहा, मेनांडर आ रहा। मैंने बताया बौद्ध भिक्षुक नागसेन से इसका वाद चलता है। मिलिंद पन्हो किताब में इसका उल्लेख मिलता है। मेनांडर पहला यवन शासक था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ, ये भी मैंने आपको पूरी कहानी से बताया। फिर मेनांडर के बाद भारत पे, मेनांडर के बाद लगभग उसकी सत्ता मैंने बताया खत्म हो गया, तो यूक्रेटाइटिस वंश की सत्ता का स्थापना हुआ, और इस सत्ता की संस्थापक जो था वो एंटियालकिड्स था। ये अपना राजदूत क्या करेगा, एक अपना राजदूत हेलियोडोरस को क्या करेगा, शुंग वंश के 9वां शासक भागभद्र के दरबार में भेजेगा। और हेलियोडोरस जब भागभद्र के दरबार में आएगा तो भागभद्र की राजधानी विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाएगा। हिंद यवन जो थे ये सर्वप्रथम सिक्कों पे लेख उत्तीर्ण करवाने का काम किए थे, और सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ऐसा मैंने कुछ करके आपको पूरी कहानी के माध्यम से बताया है, इसको आप पेस्ट कर सकते हैं। फिर मैंने शक बताया था, जो मध्य एशिया के रहने वाले घुमक्कड़ थे चारागाह के लिए मैंने बताया आए, भारत में आने के बाद 2 शाखा इनका बट गया। ये सब के सब कमजोर शाखा के रूप में थे, यही शक्तिशाली शाखा के रूप में दिखाई दिया। और इसमें सबसे शक्तिशाली शासक जो दिखाई दिया वो रुद्रदामन था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी आप लोग पढ़े होंगे, चंद्रगुप्त में मैंने पढ़ाया भी था। फिर उस अंतिम शक शासक जो था, इसमें सबसे अंतिम शक शासक के रूप में आता रुद्र सिंह तृतीय, और ये ससुरा प्यार वाला था, इसको प्यारे हो गया रामगुप्त तिवारी ध्रुव देवी से। तो राम जब प्यार हो गया तो प्यार के चक्कर में इनको सजा भी दर्दनाक तरीके से मिला। ये ध्रुव देवी से प्यार करने के लिए गए, तो मैंने बताया चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी का रूप बना करके गया और इनके मार दिया, खंजर खत्म हो गए। यानी शक जो बचे हुए थे गुजरात क्षेत्र में उनका भी उन्मूलन हो गया। यानी कि भारत पे देखा जाए तो पूरी तरह से शक सत्ता खत्म हो गई। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इन लोगों को पूरी तरह से खत्म करने के बाद इतना ज्यादा खुश हो गया कि एक नया संवत चलाया था, वो संवत था विक्रम संवत, और ये चलाया था 57 ईसा पूर्व के आसपास। एक और हम पढ़ाएंगे आपको एक पहलव और एक कुषाण। तो हम अब पार्ट 2 में आते हैं। मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमण पार्ट 1 ये है, मैं उसको पार्ट 2 में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इतनी बातों का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पूरी गुणवत्तापूर्ण ये मैटर है, इन सारी बातों का ले सकते हैं स्क्रीनशॉट।
और आप वीडियो को लास्ट तक देखते चले। कोई भी वीडियो देखें उसे लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूले। अगर सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को तो करते चलिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए मैं इतनी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट को उपलब्ध करा रहा हूँ। सारे यूट्यूब चैनल से कुछ ना कुछ आपको अतिरिक्त दिखाई देगा। पूरी कंटेंट को मैं पूरे क्लियर करते चलता, पूरी कहानी स्टोरी के माध्यम से प्लस तथ्यों का बौछार करता रहता हूँ, ताकि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी तरह की इस विषय से समस्याएं ना हो। इसलिए मैं आप लोगों के लिए पूरा दिन दुगुना रात चौगुना मेहनत करता चलता हूं। तो आप लोग भी मेरे लिए थोड़ा मेरे चैनल के लिए काम करते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग चैनल को बढ़ाएंगे तो निस्संदेह आप ही लोगों के लिए और ये लाभदायक ही होने वाला है। तो लेता हूं मैं आप लोगों से इजाजत और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो मरणोत्तरकालीन विदेशी आक्रमण के सीरीज पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए लेता हूं इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।